नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हमारी जैसे कि आपको पता है सीरीज लगातार आगे बढ़ती जा रही है और आज हम बात कर रहे हैं हमारा 331 से लेकर 360 तक अगले 30 क्वेश्चन के बारे में। चलिए आज देखते हैं आज हमारे पास कौन से 30 क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, किन अवस्थाओं में वास्तविक गैस PV बराबर RT। देखिए PV बराबर RT का मतलब होता है कि यहाँ पर जो ये तो वास्तविक गैस है और ये PV बराबर RT किसका समीकरण है, आदर्श का। यानी कि वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करना चाहिए। देखिए वास्तविक गैस आदर्श गैस का व्यवहार कब करती है, जब उसका उच्च ताप हो और निम्न दाब हो। ये मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि देखिए वंडरवाल जो बंद फोर्स लग रहे हैं, बंद है इनके बीच में, तो वैसे वास्तविक गैस की समीकरण तो क्या होता है, P + A बटे में V² V - B बराबर RT। देखिए इसमें अंतराण्विक बल लगते हैं, जबकि वास्तविक गैस की बजाय हम आदर्श गैस लें तो PV बराबर RT 1 मोल के लिए इसमें अंतराण्विक बल जो है 0 माने जाते हैं। जैसे जैसे ताप बढ़ता जाएगा इनके जो अंतराण्विक बल है वो कमज़ोर होते जाएंगे और उच्च ताप पर वो इतने कमज़ोर रह जाएंगे कि न के बराबर रह जाएंगे। और न का मतलब हो गया आदर्श गैस। इसलिए उच्च ताप और निम्न दाब पर वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो था 31 था। अब देखिए 32, R त्रिज्या वाले तार का प्रतिरोध R है, ठीक है। यदि इसे खींचकर त्रिज्या 3/4 R कर दी जाए तो प्रतिरोध कितना होगा। देखिए एक तो होता है सामान्य फॉर्मूला, R बराबर होता है ρL बटे में A, R समानुपाती 1/A, R समानुपाती 1/πr², यानी कि प्रतिरोध त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सामान्य है। यदि वो कहा जाए कि त्रिज्या को बदल दिया गया, यदि तार की त्रिज्या को खींचकर बदला जाता है, इसका मतलब होता है कि त्रिज्या कम हुई है, लंबाई बढ़ी है। डबल इफेक्ट होता है। यदि तार को खींचने की बात की जाए तो R समानुपाती 1/A² आता है। R समानुपाती 1/A की जगह क्या लिखा जा सकता है, πr² का होल स्क्वायर, यानी कि R समानुपाती R की पावर कितनी आती है, 4। यदि त्रिज्या आधी कर दी गई तो प्रतिरोध 16 गुना हो जाता है। 4 पावर लगी हुई है, उल्टा जाएगा। इसी प्रकार आपने त्रिज्या को कम करके कितनी करना है, 3/4 R करना है, तो प्रतिरोध उल्टा हो जाएगा। कितना, जो नया प्रतिरोध है R' वो 4/3 का होल पावर 4 के समानुपाती उल्टा हो जाएगा। देखिए व्युत्क्रमानुपाती है यहाँ पर, जितना ये कम होगा उतना ये बढ़ेगा। तो नया प्रतिरोध जो है वो 4 का 256 बटे में 81 R हो जाएगा। देखते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन इसका आ जाएगा, क्योंकि यहाँ त्रिज्या की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती प्रतिरोध होता है। तो ये आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 33, किसी धातु की प्लेट पर प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। देखिए जब किसी सतह पर फोटोन आपतित होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अनुसार, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, ठीक है। अगर फोटोन की संख्या बढ़ाई जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है, ठीक है। अब बात रही बात इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है उतनी ही ज़्यादा होगी जितने फोटोन ज़्यादा आएंगे, और फोटोन की जो संख्या बढ़ने को कहा जाता है उसकी तीव्रता बढ़ना। देखिए एक होता है आवर्ती बढ़ना, आवर्ती बढ़ने से ऊर्जा बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ने से फोटोन इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, संख्या नहीं बढ़ती है। यदि आप वहाँ पर तीव्रता बढ़ाते हो तो तीव्रता से आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ती है और संख्या बढ़ने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है। और यही अपने से कहा है कि संख्या जो है वो बढ़ती चाहिए। तो किस प्रकार से, LCR परिपथ के लिए गलत कथन क्या है। देखिए आरोपित विभव में बल व प्रतिरोध के विभवांतर समान कला में होते हैं, ठीक है। यदि सिर्फ प्रतिरोध लगा हुआ है तो इसमें जो कलांतर है वो कितना होता है, 0। तो ये बात तो क्या है, सही है। आरोपित वोल्टेज कुंडली और जो है आरोपित वोल्टेज प्रेरण कुंडली का जो विभवांतर होता है वो π/2 होता है। बिल्कुल धारा के साथ विभव जो है वो π/2 का कलांतर बनाता है कुंडली के कारण, ठीक है।
संधारित्र व प्रेरणी कुंडली के बीच का विभवांतर π/2 होता है। नहीं जी, प्रेरणी कुंडली यदि प्लस π/2 का कलांतर देती है तो कैपेसिटर माइनस π/2 का कलांतर देता है, और दोनों में कुल कलांतर जो होता है वो दोनों के बीच का वो कितना होता है, पाई होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है और हमें गलत ही चुनना था, ये हमारा स्टेटमेंट गलत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, एक असंपीड्य द्रव चित्रानुसार जो है एक नली में बह रहा है, तो द्रव का वेग v क्या होगा। देखिए एक नली में यहाँ से द्रव आ रहा है, ठीक है, इसका वेग कितना है 3 है, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है। ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है लेकिन वेग 1.5 है। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1.5 है, वेग जो है v है, और इसी v का मान ज्ञात करना। देखिए सातत्य समीकरण में हम ये कहते हैं कि किसी भी नली में प्रति सेकंड प्रवेश करने वाला द्रव्यमान और प्रति सेकंड निर्गत होने वाला द्रव्यमान समान होता है। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत की पालना होती है, इसलिए प्रवेश करने वाला द्रव्यमान क्या आएगा, A1 V1 बराबर निर्गत द्रव्यमान क्या आएगा, A2 V2 प्लस जो है A3 V3। अच्छा A1 का मान कितना है A, V1 का मान कितना है 3, अच्छा A2 का मान कितना है A, और V2 का मान कितना है 1.5, प्लस A3 का मान कितना है 1.5 A इंटू V3 का मान पता करना है। सबसे पहले तो A कट गया, ठीक है, यहाँ कितना है, इसको इधर ले आओ, तो 1.5 बराबर 1.5 V3। तो यहाँ से हमारे पास V3 का मान आ गया 1 जो है मीटर पर सेकंड, यहाँ पर हमारे पास मान आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सी। मैंने इस प्रश्न में सातत्य समीकरण का उपयोग किया है। तो ये हमारे पास 35 नंबर था। 36 नंबर, यदि पृथ्वी की कोणीय चाल को दुगना कर दिया जाए तो उत्तरी ध्रुव पर जी का मान कितना होगा। देखिए जब पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन करती है तो इसके कारण मान लो कोई बिंदु यहाँ है, ठीक है, लैम्डा कोण बनाते हुए, तो यहाँ पर जो जी का मान होता है जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा। अगर भूमध्य रेखा की बारे में बात आई तो लैम्डा का मान कितना कर दोगे, 0, कोस 0 का मान 1। भूमध्य रेखा पर घूर्णन का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन यदि आपसे बात करता है ध्रुवों की, ध्रुवों में क्या होता है कि लैम्डा बराबर कितना रहेगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये ध्रुव है, और लैम्डा 90 का मतलब हो गया कोस 90 का मान कितना हो गया, 0। इसलिए जी डैश बराबर क्या रहेगा, जी। ध्रुवों पर घूर्णन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इस फॉर्मूले में ओमेगा ही नहीं आ रहा। दुगुना करोगे 3 गुना करोगे, ओमेगा इस फॉर्मूले में बचा ही नहीं है। इसलिए घूर्णन का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है भूमध्य रेखा पर, और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से हम दूर जाएंगे तो घूर्णन का प्रभाव कम होता जाएगा, और ध्रुवों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हमारे पास मान आ गया है। क्वेश्चन नंबर 37, जब एक द्विधात्विक पट्टी को गर्म किया जाता है तो क्या होता है। देखिए द्विधातु पट्टी इस प्रकार से होती है, दो पट्टियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं। इधर का प्रसार गुणांक अल्फा है, इधर का भी अल्फा 1 अल्फा 2। ये प्रसार गुणांक कम है और ये प्रसार गुणांक ज़्यादा है। जैसे ही गर्म करते हैं ये इस प्रकार से मुड़ जाती है और फैल जाती है, फैल के मुड़ जाती है। जो अंदर से इधर से अवतलाकार सतह होती है वो अल्फा कम वाली होती है, और जिधर से उत्तलाकार होती है अल्फा ज़्यादा होता है। पहली बात तो इसने ये कहा है कि एक चाप के रूप में मुड़ जाएगी, सही बात है। अंदर की ओर वो होगा जिसका अल्फा कम है, और बाहर की ओर वो होता है जिसका अल्फा ज़्यादा है। तो क्या होगा, अधिक प्रसारित होने वाली बाहर की ओर रहेगी, सही बात है। अधिक प्रसारित होने वाली क्या है, अल्फा बाहर है, और दूसरा क्या रहेगा, अंदर रहेगा। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा द्विधातु पट्टी का। एक बार क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कोणीय संवेग का विमीय सूत्र क्या होगा। देखिए कोणीय संवेग के बारे में बात की जाए तो L से लिखा जाता है, और L बराबर हम mv/r लिखा जा सकता है। द्रव्यमान है m1, वेग है m0 L1 t-1, और r है L1। तो स्वयं देखिए इसके अंदर L का जो हमारे पास मान आएगा, L से मैंने क्या लिखा हुआ है, इसका एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग लिख रखा है। तो m1 L2 t-1 इसका आंसर आएगा। तो देखते हैं कौन सा आ गया, हमारा बी ऑप्शन है, ठीक है, इसमें आया हुआ है। प्रश्न नंबर 33, देखिए वह
विभव प्रवणता जिस पर किसी संधारित्र का परवर्तांक पंक्चर हो जाता है, मतलब उस जगह पर वो क्षरण होना शुरू हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसे पराविद्युत क्षमता कहते हैं, यानी कि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी आ जाती है, उसके बाद वो काम नहीं करता है, तो ये हमारी उसकी क्षमता कहलाती है। ये इसका अदर वर्ड नेम है उसका जो है पराविद्युत पंक्चर के नाम से जाना जाता है। ये अलग से याद रख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। L लंबाई के सरल लोलक का G/3 त्वरण से नीचे जाती हुई लिफ्ट का दोलन काल क्या होगा। एक लिफ्ट जो है वो नीचे की ओर जा रही है, किस त्वरण से, G/। देखिए कोई लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो हम जानते हैं G+A लगाते हैं, और लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो G-A लगाते हैं। एक लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है तो आवर्त काल होगा T बराबर 2π√L बटे में G-A होगा। ठीक है, तो T डैश बराबर 2π√L/G-G/3। अच्छा, A त्वरण से G/3 त्वरण से नीचे जा रही है, यदि G/3 मंदन बोलता तो फिर प्लस आता। ठीक है, तो T डैश बराबर आएगा 2π√, ऊपर तो आएगा 3L बटे में 2G, ये फॉर्मूला आ जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 2π3L बटे में 2G, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ गया यहाँ पर, सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। मुख्य क्वांटम संख्या में वृद्धि करने पर, संख्या n1 बराबर 1 2 3 4 वृद्धि करने पर क्रमागत ऊर्जा स्तरों के बीच का अंतर कितना होता है। देखिए जैसे जैसे वृद्धि होती जाएगी ऊर्जा स्तरों के बीच का अंतर जो है वो घटता जाता है। ठीक है, पहली -13.6, दूसरी 3.4, जो अगली जो है 1 पॉइंट समथिंग आएगी, तो अंतर लगातार इनके बीच का घटता जाता है जैसे जैसे मुख्य क्वांटम नंबर जो है वो बढ़ते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, किसी कण का त्वरण दे रखा है, कितना दे रखा है, 3t² + 2t + 2। ठीक है, यदि कण का t बराबर 0 पर प्रारंभिक वेग जो है वो 2 मीटर पर सेकंड दे रखा है, तो 2 सेकंड पश्चात कण का वेग क्या है। देखिए एक कण चल रहा है, एक कण चल रहा है जिसका शुरू में ही वेग कितना दे रखा था, 2 मीटर पर सेकंड। ये तो शुरू में था t बराबर 0 पर, फिर क्या हुआ, उसके ऊपर त्वरण लागू कर दिया गया जिसके कारण उसका वेग बढ़ गया। तो अब इसने पूछा हुआ है कुल वेग, तो कुल वेग कैसे निकालेंगे अपने, v बराबर u प्लस हम यहां पर a dt, ये त्वरण के कारण जो है मान आ रहा है वही है, कहां से, 0 से लेकर 2 सेकंड तक, ये कितना वेग आएगा। देखिए त्वरण का समाकलन कर दिया जाता, वेग है ये प्रारंभिक वेग है प्लस ये, वैसे तो वेग का फॉर्मूला अभी जो निकालेंगे v डैश बराबर a dt आता है, लेकिन ये प्रारंभिक वेग उसके साथ जोड़ दिया क्योंकि ये वेग पहले से ही था और ये 2 सेकंड का अपने निकालना है, तो v बराबर u प्लस, अच्छा a का मान चेक करते हैं। a का मान यदि मैं अवकलन करता हूं तो कितना आएगा, चेक करते हैं। 3t² की जगह t³ बटे 3 यानी कि t³ बचेगा, यहाँ पर t² बचेगा, यहाँ 2t बचेगा, कहाँ से है अपने पास आ जाएगा 0 से लेकर 2 तक का ही मान आ गया है, वैल्यू पुटअप कर देते हैं। u प्लस यहाँ कितना आएगा, देखिए 8 + 4 + 4, ये v बराबर, अच्छा प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है उसने यहाँ पर 2 प्लस 8 4 12 और 4 16, तो v बराबर कितना आ गया 18 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास मान आ गया, तो हमारा आंसर कितना आएगा 18 मीटर पर सेकेंड, ये मान आ गया। यदि कार के टायर और सड़क के बीच घर्षण गुणांक का मान 0.4 दे रखा है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको म्यू का मान दे रखा है कितना 0.4, 30 मीटर त्रिज्या वाले r बराबर कितना दे रखा है 30 मीटर त्रिज्या वाले मोड़ पर कार की अधिकतम चाल क्या होगी। देखिए अधिकतम चाल अगर मोड़ पर आता है तो फॉर्मूला होता है √μ/r/g, v बराबर √μ का मान कितना है 0.4, r का मान कितना दे रखा अपने को 30 × g का मान कितना दे रखा है 10, v बराबर रूट, देखिए पॉइंट हटाऊंगा 10 से कट जाएगा तो 4 गुणा ये कितना बचेगा 120। देखिए अगर अपने पास 10 लेंगे तो 100 का वर्ग 10, 11 आता है 121 का, ये 120 है, इसका मतलब 10 से थोड़ा ही कम रहेगा तो कितना रहेगा अपने पास, सॉरी 11 से थोड़ा कम रहेगा, तो आंसर आ जाएगा
0.84 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, जो है ए ऑप्शन आ जाएगा। तो इस प्रकार से मान निकालेंगे। ये फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला था, हमने वैल्यू पुटअप कर ली है। दो बल्ब समान शक्ति के हैं, ठीक है, दोनों बल्बों की हमें पावर समान दे रखी है। इनमें से एक कार्बन तंतु तथा दूसरे का टंगस्टन युक्त है। इन्हें विद्युत सप्लाई में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, समांतर में नहीं है। तो प्रदीप्त पूछा है कौन ज्यादा होगा। देखिए जो निकलने वाली शक्ति है वो P बराबर फॉर्मूला होता है I²R। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो दोनों के लिए धारा का मान जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, इसलिए वो बल्ब ज्यादा चमकेगा या वो जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। और जानते हैं टंगस्टन का प्रतिरोध कार्बन से ज्यादा होता है, इसलिए टंगस्टन युक्त बल्ब अधिक प्रदीप्त होगा, जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा वो ज्यादा चमकेगा। ये हमारे पास कौन सा आ गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद मान आता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। अच्छा, एक कन्वेयर बेल्ट के पत्थर के टुकड़े 0.5 किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से गिराए जाते हैं। देखिए ये द्रव्यमान नहीं है, द्रव्यमान पर सेकंड है। ये मान दिया हुआ है हमें dm/dt का, कितना दे रखा है 0.5 किलोग्राम पर सेकंड। इसका वेग v बराबर 2 मीटर पर सेकंड बनाए रखने के लिए बल की आवश्यकता कितनी होगी, तो F बराबर फॉर्मूला क्या होता है d/dt ऑफ, ठीक है, संवेग P को क्या लिखा जा सकता है mv। F बराबर वेग तो नियत है, v बराबर v इंटू dm/dt। F बराबर, अच्छा वेग का मान कितना दे रखा है 2 इंटू dm/dt का मान 0.5, तो F बराबर कितना आएगा 1 न्यूटन का मान चाहिए। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया यहाँ पर, जो है ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। पीएन डायोड में विभव प्राचीर, पोटेंशियल बैरियर जो है उसका कारण क्या है, ठीक है, संधि के निकट आयनों की सांद्रता होती है, एक दूसरे तरफ चले जाते हैं, ठीक है, उसके कारण यहाँ पोटेंशियल बैरियर यानी कि विभव प्राचीर उत्पन्न होता है। विभव प्राचीर का कारण पूछा है इसने, क्या होता है, ठीक है, धनायनों का अवक्षय, धनायनों का सांद्रता, ऋणायनों का, नहीं, दोनों का कारण ही होता है, धन व ऋण दोनों के कारण जो उसके अंदर सांद्रता होती है उसके कारण ये जो विभव प्राचीर उत्पन्न होती है। यदि 2a व a आयाम का समान आवर्ती, समान गति करने वाली दो तरंगे एक ही दिशा में संचरित, गति समान है इसका मतलब उनमें कलांतर तो है नहीं, ठीक है, एक ही दिशा में संचरित हो रही है तो आयाम क्या आएगा। देखिए आयाम हम जानते हैं, जो परिणामी तरंग का आयाम होता है r बराबर आ जाएगा a1 प्लस a2 समपोषी में। तो r बराबर a1 का मान है 2a प्लस a, तो परिणामी तरंग का आयाम कितना आ जाएगा 3a समपोषी होने पर, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, समपोषी व्यतिकरण की कंडीशन अप्लाई करनी थी, हमने लागू कर दी है। क्वेश्चन नंबर 48, 5 किलोग्राम की वस्तु। देखिए सबसे पहले हमें द्रव्यमान दे रखा है m बराबर 5 किलोग्राम की वस्तु, घर्षण गुणांक 0.2 वाले खुरदरे क्षैतिज तल पर, घर्षण गुणांक 0.2 खुरदरे क्षैतिज तल पर स्थित है। F बराबर 25 न्यूटन बल द्वारा S बराबर 10 मीटर तक खींचा जाता है। तो इसके द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, यानी कि गतिज ऊर्जा क्या होगी, हाफ mv²। अब देखिए आपने क्या कर रखा है, एक सतह पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक, आपने इसको इधर की ओर खींचा बाह्य बल से, F बराबर कितना 25 न्यूटन से। वजन किधर होगा इसका, नीचे की ओर, प्रतिक्रिया किधर होगी और ऊपर की ओर। जब आप खींचोगे तो पीछे की ओर क्या लगेगा, घर्षण बल लगेगा। अब ये घर्षण बल आपके बाह्य बल के विरोध में काम कर रहा है। अगर ये बॉक्स आगे जा रहा है तो इसका मतलब है आगे जाने के लिए लगने वाला बल, आगे की ओर जाने वाला बल जो है, आगे की ओर जो बल के कारण त्वरण पैदा होगा वो कितना होगा। मान लो ये 25 न्यूटन है और 10 न्यूटन घर्षण पीछे की ओर लग जाता है, तो फिर बचा कितना, 25 में 10 गया 15 ही बचेगा। उसी प्रकार हम ये चेक करेंगे कि लगाए गए बल में से कितना घर्षण के कारण पीछे जो है हमारा वेस्ट चला जाता है, जो बाकी बचेगा बल वो होगा हमें त्वरण देगा। मतलब हमें जो त्वरण देगा वो कौन होगा, एम ए। वो कैसे निकालेंगे, बाह्य बल माइनस घर्षण बल, एम ए बराबर बाह्य बल F माइनस घर्षण बल क्या आएगा, म्यू आर का मान कितना आएगा mg। चलिए मान रखते हैं द्रव्यमान कितना है 5,
इंटू ए, बल कितना लगा हुआ है 25 माइनस म्यू का मान 0.2, हाँ जी 0.2 ही है, m का मान 5 इंटू जी का मान 10। एक काम करते हैं, पूरी समीकरण में 5 का भाग दे देते हैं, a बराबर 5 माइनस 0.2 गुणा में 10, तो a बराबर देखिए ये कितना आएगा, 2 में 5 में से 2 गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि हमें त्वरण का मान तो पता लग गया कितना है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमने को कितनी दूरी विस्थापित करना है उसे 10 मीटर, हम उसका वेग पता कर लें। तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर प्रारंभिक वेग 0 प्लस 2 इंटू त्वरण अभी निकाला 3 इंटू कितनी दूरी तक खींचा उसे 10 मीटर तक, तो v स्क्वायर बराबर कितना आएगा 60। ठीक है, अब हमें उसने कहा है कि गतिज ऊर्जा बताओ। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला कितना होता है 1/2 mv स्क्वायर, E बराबर 1/2 m कितना है 5 इंटू वी स्क्वायर का मतलब हो गया 60, 5 गुणा 60 300/2 यानी कि 150 जूल। तो हमारा जो इस प्रश्न का आंसर आएगा वो 150 जूल आ जाएगा। ये है, इसमें जो त्वरण निकालना है बाया बल के विपरीत दिशा में घर्षण बल, हाँ यदि घर्षण रहित सतह का था तो फिर F ही लगता, पीछे F ये नहीं लगता। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, यदि आपका F का मान इतना ज्यादा आ जाता कि मान लो ये 25 से ज्यादा होता तो फिर वस्तु विरामी रहती, फिर वस्तु हिलती भी नहीं। तनी हुई डोरी में होती है, देखिए डोरी को आप खींच रहे हो, खींच गई, तो इसका मतलब खींचने में कार्य किया होगा, कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा में काम आएगा, यानी कि डोरी को खींचने से उसकी स्थितिज ऊर्जा के मान में बढ़ी हुई स्थितिज ऊर्जा हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में ऊर्जा संचित हो जाती है। दो वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात जो है वो 4:1 है, यानी कि E1 बटे में E2 बराबर 4 बटे में 1 है। संवेग बराबर है तो द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा, देखिए संवेग बराबर है तो हम जाते हैं गतिज ऊर्जा E बराबर होता है p स्क्वायर बटे में 2m। p जो है हमारे पास क्या दे रखा है, उसने कांस्टेंट दे रखा है, तो E समानुपाती 1 बटे में m, यानी कि हमें द्रव्यमानों का अनुपात चाहिए, m1 बटे m2 बराबर आ जाएगा E2 बटे में E1। E2 का मान कितना आएगा 1 बटे में 4, तो 1 बटे में 4 1:4 इसका मान आ जाता है। जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है, देखिए किस पे निर्भर करता है, कणों के वितरण पर बिल्कुल निर्भर करता है। ठीक है, द्रव्यमान पर बिल्कुल निर्भर करता है, घूर्णी अक्ष की त्रिज्या पर इस पे भी निर्भर करता है, इसका मतलब उपरोक्त सभी पर ही ये निर्भर करता है। तो ये इस प्रकार से ये सारे ही ऑप्शन इसके लिए बेस्ट बैठते हैं, इसलिए डी उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। आवेशित कण की एक सर चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथ की त्रिज्या किसके समानुपात, देखिए त्रिज्या का फॉर्मूला आप जानते हैं, आर बराबर फॉर्मूला होता है mv/qb, साइक्लोट्रॉन में ये फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, mv द्रव्यमान गुणा वेग, इसको संवेग लिखा जा सकता है qb, तो इसका मतलब त्रिज्या जो है वो संवेग के समानुपाती होती है। तो त्रिज्या किसके समानुपाती है, कण के संवेग के समानुपाती है। एक समबाहु त्रिभुज, शीर्ष पर Q आवेश रखे गए हैं। ठीक है, केंद्र पर तीव्रता पूछिए, देखिए जब एक समबाहु त्रिभुज होता है सभी आवेश बराबर हैं तो केंद्र पर तीव्रता, सभी तीव्रताएं जो हैं इस पर एक दूसरे को निरस्त करके परिणामी तीव्रता केंद्र पर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि केंद्र पर आने वाली तीव्रता एक ऐसे होगी, ये वाली एक इधर से जाएगी और एक इधर से जाएगी, तीनों तीव्रताएं बराबर होंगी और तीनों के बीच में 120 का एंगल रहेगा, इस परिणामी तीव्रता वहां पर कितनी हो चुकी होगी, 0 हो चुकी होगी। बंद कमरे में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है, देखिए बंद कमरे में ऊष्मा स्थानांतरण जो है, ठीक है, वो संवहन विधि से होता है। ठंडे अणु ऊपर से नीचे आते हैं और गर्म अणु नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, इसलिए एसी हमेशा ऊपर लगाए जाते हैं ताकि ठंडे अणु नीचे आ जाएं। ठीक है, जो अपने पास एग्जॉस्ट वगैरह लगाए जाते हैं वो किधर लगाए जाते हैं, ऊपर लगाए जाते हैं ताकि गर्म हवा बाहर फेंकी जा सके। इसलिए जो वेंटिलेशन जो रखते हैं, वेंटिलेशन कहाँ रखते हैं हम, ऊपर, ताकि गर्म हवा ऊपर जाए, ठंडी हवा नीचे आना और गर्म हवा ऊपर जाना, ये जो घटना है ये संवहन कहलाती है। इसलिए यहाँ जो बंद कमरे में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो संवहन विधि से होता है। एक कांच की पट्टिका पर प्रकाश की तरंग 60 डिग्री पर आपतित होती है, परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत है, तो अपवर्तनांक बताना है। ठीक है, ये देखिए एक सतह है,
यहाँ एक प्रकाश की किरण आ रही है, आपतित किरण 60 डिग्री, कुछ किरण तो परावर्तित हो जाती है और कुछ किरण अपवर्तित हो जाती है। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा 60 डिग्री, ये कितना होगा 30 डिग्री। हो जाएगा यहाँ तक। तो अगर हमें ये पता करना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है म्यू बराबर साइन आई बटे में साइन आर। म्यू बराबर, ठीक है, म्यू का मान कितना हो गया साइन आई का मतलब साइन 60 बटे में साइन आर का मान यहाँ कितना आएगा 30। तो म्यू बराबर साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 और साइन 30 का मान 1/2। तो म्यू का मान कितना होगा √3। यहाँ अपवर्तनांक का मान कितना आ गया √3। नंबर 2 बात, यदि आप देखो तो ये ब्रूस्टर एंगल भी निर्भर करता है। अगर अपने ये ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां पढ़ी थी तो उसमें भी हमने देखा था कि यदि प्रकाश को एक विशेष कोण से आपतित कराया जाए कि परावर्तित और अपवर्तित किरण के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाए तो उसे ब्रूस्टर कोण भी कहते हैं। उससे परावर्तित प्रकाश जो है वो पूर्ण ध्रुवित प्राप्त होता था। और उसके लिए एक फॉर्मूला होता था थीटा बराबर जो है, या सॉरी अपने इन्वर्स में नहीं लिखते, म्यू बराबर होता था tan IP। तो म्यू बराबर tan 60 डिग्री, तो म्यू बराबर √3। तो हमारे पास मान कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आया हमारे पास √3। दो छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया में देखिए इससे जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है, छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद का निर्माण करती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है, पृष्ठ की ऊर्जा कम होती है। जब पृष्ठ की ऊर्जा कम होगी तो ऊर्जा जाएगी कहाँ, वहां से मुक्त होगी। इसलिए जब भी किसी छोटी बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद का निर्माण किया जाता है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी के कारण पृष्ठीय ऊर्जा में कमी हो जाती है, और पृष्ठीय ऊर्जा में कमी होने से वो ऊर्जा वहां से मुक्त हो जाती है। इसलिए छोटी बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बनाने से वहां इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। पृथ्वी के किस स्थान पर नति कोण प्रदान करता है? किसी स्थान पर नति कोण क्या है? देखिए नति कोण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र किधर जा रहा है। ठीक है, सुई भी उधर ही रखती है। ऊर्ध्वाधर घूर्णन करने वाली चुंबकीय सुई द्वारा क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण जो नमन या नति कोण कहलाता है, और जो सुई होती है वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहती है। तो यहां हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। एक आदर्श गैस, 1 मोल प्रारंभिक आयतन 10 लीटर से अंतिम आयतन 20 लीटर तक प्रसारित होता है, 300 केल्विन पर स्थिर रहता है। किए गए कार्य का मान क्या होगा? देखिए समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य होता है 2.303 म्यू आर टी log ऑफ बेस 10 V2 बटे में V1। W बराबर 303। म्यू का मान कितना आता है यहाँ पर 1 मोल, इंटू आर का मान 8.31, इंटू टी का मान 300 केल्विन, इंटू लॉग ऑफ बेस 10। ठीक है, V2 कितना है 20 बटे में 10। तो हमारे पास W बराबर 2.303, एक को छोड़ ही देते हैं, 8.31 गुणा में 300 इंटू लॉग बेस 2, 10 बेस इन log 2 हो जाएगा। सारी चीज़ के मान रख देते हैं, 2.303 गुना 8.31 गुणा में 300 इंटू log 2 का मान होता है 0.3010। ठीक है, और सारे मान को जब सॉल्व करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो 1728 जूल के आसपास का मान हमारा मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लगभग ये मान प्राप्त होगा तो हम मान निकाल सकते हैं। एक वर्गाकार चालक लूप जिसकी भुजा की लंबाई L है, एक वर्गाकार लूप दे रखा है, उसकी भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है अपने को L दे रखी है, और प्रतिरोध कितना है इसका R है। V अपने तल में V चाल से किसी भुजा के लंबवत गति करता है, इस भुजा के लंबवत गति करता है मान लो। ठीक है, और सापेक्ष अचर चुंबकीय क्षेत्र B में लंबवत व भीतर इस प्रकार प्रवेश करता है कि आधा लूप क्षेत्र के बाहर और आधा, यानी कि अपने को इस प्रकार से उसमें प्रवेश कराना है कि आधा लूप के अंदर चला जाए और आधा चुंबकीय क्षेत्र जो है लूप के बाहर रहे। तो लूप में विद्युत वाहक बल, देखिए ये छड़ इसमें जब जाएगी तो विद्युत वाहक बल लगातार प्रेरित होगा, और इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है
एल। तो फॉर्मूला क्या आएगा, VBL इसका फॉर्मूला है पर्टिकुलर, सीधा सीधा इसका फॉर्मूला ही है ये कि जब कोई लूप गति करता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होता है E बराबर VBL। यंग के प्रयोग में दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रताओं का अनुपात जो है I मैक्सिमम बटे में I मिनिमम, कहता 4/1 है। आयामों का अनुपात बताओ। देखिए आयामों का अनुपात के लिए हम जानते हैं I मैक्सिमम बटे में I मिनिमम बराबर आएगा A1 प्लस A2 बटे में A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। इसकी जगह क्या लिख दें, 4/1 बराबर आएगा A1 प्लस A2 बटे में A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, या मैं यहाँ पर 2/1 बराबर लिखा जा सकता है A1 प्लस A2 बटे में A1 माइनस A2। तो यहाँ आ जाएगा A1 प्लस A2 बराबर 2A1 माइनस 2A2। ठीक है, और इधर ले आते हैं अपने पास, तो कितना बचेगा, सिर्फ A1 और बराबर 3A2, या A1 बटे में A2 बराबर 3/1। तो हमारा जो आंसर आएगा 3:1 इसके हिसाब से आएगा। सीधा सीधा फॉर्मूला पुटअप करना था। तो मैंने आज आपसे 30 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इनको ध्यान से देखा करिए। अगले 30 क्वेश्चन के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।